जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं ना। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति 39,000 रुपये की एक राशि को उसकी पत्नी, 5 बेटे और 4 बेटियां के बीच बांटे जाने के लिए छोड़ दिया। यदि प्रत्येक बेटियां द्वारा प्राप्त की गई राशि का 3 गुना राशि प्राप्त करते हैं और प्रत्येक बेटियां उनके मां द्वारा प्राप्त की गई राशि का 2 गुना राशि प्राप्त करती है, तो पत्नी का हिस्सा ज्ञात करना। तो इसमें से पैसा बटा किसके किसके बीच में जाने वाला है? एक पत्नी है, दूसरा डॉटर है और तीसरा सन है। यही तीनों के बीच में पैसा बंटने वाला है। तो एक पत्नी है। अब बेटी की संख्या कितना है? देखिए 4 बेटी है। बेटी की संख्या कितना है? 4 है। मान लेते हैं पत्नी को x मिलने वाला है और यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी माँ को मिलेगा, मानते हैं माँ को x मिलने वाला है, तो बेटी को कितना मिलेगा? जितना भी माँ को मिलेगा। तो माँ के द्वारा प्राप्त की गई राशि का 2 गुना मिलेगा बेटी को। तो बेटी को मिलने वाला है 2x। तो बेटा को कितना मिलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक बेटियां द्वारा प्राप्त की गई राशि का 3 गुना राशि प्राप्त करती है। तो अगर एक बेटी अगर 2x पा रही है तो इसका 3 गुना, 2x का अगर 3 गुना करते हैं तो 6x, हर बेटे को 6x मिलने वाला है। अब देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया। तो एक इसकी पत्नी है और यहाँ पे जिसको x मिलने वाला है, और डॉटर जिसको 2x करके मिलने वाला है, और नंबर ऑफ डॉटर इसका 4 है, और एक बेटे को 6x मिलने वाला है, और टोटल बेटा इसका कितना है? 5 है। टोटल बेटा 5 है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है ना। अब यहाँ पे देखिए यही सब पैसा को बांटने वाला है और टोटल रकम कितना छोड़ करके गया है? तो 39,000। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, x प्लस 4 दूनी 8x प्लस 6 पचे 30x, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 39,000। 30 और 38 और 1 39, x का ही वैल्यू कितना है? 39,000। तो x का वैल्यू कितना निकल करके आएगा? 1,000। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में? तो पत्नी द्वारा प्राप्त की गई हिस्सा क्या है? तो पत्नी को क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, और x का ही वैल्यू निकल के आया 1,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है एक आदमी रुपया 1200 में पंखा खरीदता है और इसे 18% हानि पर बेच देता है। तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% रहता है, अगर 18% का हानि हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस वो कितना है? 82%। हमको ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 82% का वैल्यू पूछा गया है। तो 100% का वैल्यू कितना है? 1200 रुपया। हमको चाहिए 82%, और 1200 टोटल है कितना? 100। तो इसको ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे 12 को गुना करेंगे 82 से, तो 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1 8 और 1 9, 4 6 2 8 9 का 9। देखिए यहाँ पे आपको पूरा गुना करने का जरूरत नहीं। देखिए यूनिट डिजिट में पहला क्या आया था? 4 आया था, जो कि चारों ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। फिर दूसरा यूनिट डिजिट देखें 8, तो यहाँ पे देखिए 8 सिर्फ एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको इतना हल नहीं करना था, बस इतना करते तो आपका हो जाता। ये आपको दिमाग में बस रखना है कि यूनिट डिजिट ले करके चलना है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 9 रुपये प्रति किलो कीमत वाले चीनी की मात्रा में 7 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी वाले 27 किलो चीनी में मिलाई जाने वाली चीनी दुकानदार मिश्रण जो होता है, जो एक 9 रुपये किलो प्रति ग्राम चीनी है और 7 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी, और 7 रुपये वाला कितना है? टोटल 27 किलोग्राम है। और जब दोनों को मिश्रण कर देते हैं तो मिश्रण को 9.24 रुपया प्रति किलो के दर से बेचता है, और जब 9.24 के रेट से बेचते हैं तो हमको कितना का लाभ होता है? 10%। अगर हम 9.24 के दर से लाभ ना लें तो मेरा सीपी इसमें से कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो सीपी निकाल लेते हैं, तो 9.24 24 जो है ये मेरा किसका वैल्यू है? 110। अगर 100 तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, और 10 रुपये जब हम लाभ ले रहे हैं तो 110 में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है और हम बेच रहे हैं कितना? 110 में। हमको जो निकालना रहता है, ये तो परसेंटेज आप सभी को मालूम, उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये 0 से
ये 0 कैंसिल। अब ये 11 एकम 11, 11 अठी 88, 11 चौक 44 और एक बिंदु यहाँ पर, और ये 0 का 0, मतलब 8 रुपया 40 पैसा ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से लगाते हैं एलिगेशन। 9 रुपये, एक तो 9 रुपये किलोग्राम है और दूसरा कितना है 7 रुपये प्रति किलोग्राम। और जब दोनों को मिश्रण करते हैं तो कितना में बिकता है 8.40 रुपया प्रति किलो। अब देखिए 9 में से 8.40 घटा देंगे तो बचेगा कितना 0.60 पैसा। अब यहाँ पे देखिए इधर 60 को 6 मान के चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 60 और 6, इसको देखिए घटाएंगे जब यहाँ पे 8.40 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा 1.40, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 सती 14। अब यहाँ देखिए 7 किलो वाला जो चीनी है वो बोला है 7 किलो वाला चीनी का जो मात्रा कितना है 27 है, और निकल करके कितना आ रहा है 3, तो 3 का वैल्यू 27 है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 का वैल्यू 9 निकला। हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है 9 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी वाले कीमत की मात्रा, तो कितना हो जाएगा 9 को गुना कर देंगे किससे, 9 वाला पूछा गया है, हाँ 9 वाला तो 7 से गुना कर देंगे, है ना, 3 9 27, ये 7 निकल करके आया 9 वाला, तो गुना करेंगे 7 से, 9 सती 63 किलोग्राम है टोटल। 9 रुपये वाला जो 9 रुपये किलो चीनी बिकेगा वो टोटल 63 किलोग्राम, यही पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखते हैं। ए एक डिवाइडर का निर्माण 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसका निर्माण 50 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और 3500 रुपया प्राप्त करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। एक तो ए है जो कि 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी है जो 50 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल है कितना, तो 50 और 20 का 100 हो जाएगा इस सब का। अब 20 बचे 100, 5 की स्पीड से काम करता है और ये 2 की स्पीड से काम करता है, और यही 5 और 2 7। अब देखिए यही 7 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 3500, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 500। पूछा क्या गया है, बी का हिस्सा ज्ञात करेगा, तो बी का हिस्सा कितना है 2 है, तो 5 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द ए का वैल्यू निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ 1.2 अनुपात 3.9 बराबर 2 अनुपात ए। यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल। अब यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 3 का 3, 3 तिया 9, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है। अब 13, ए तो इधर ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा 13 ऊपर और 2 नीचे, तो 13 का आधा 6.5, 6.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बहुत ही इजी सवाल है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसका वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे पूछा गया 75% का, 75% ऑफ 120, 120 का 75% निकालना और उसमें जोड़ देना है ये किसका अंडर रूट है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 5, अभी पॉइंट को भूल जाते हैं, 58081, इसको सॉल्व करने के लिए आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं राइट साइड से, तो ये 2 ठो, ये 2 ठो और 1 बच गया, है ना। अब देखिए इसको स्क्वायर में लेके चलते हैं, तो 5 किसका स्क्वायर है, नहीं, तो भागा हम लोग क्या करते हैं उससे कम लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 2 में आ रहा है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे जितना लिखते हैं उतना जोड़ भी देते हैं, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पेयर इसलिए बनाए थे क्या कि यहाँ पे भागा में तो 1 1 करके उतरता है और यहाँ पे जो स्क्वायर है उसमें 2 2 करके उतरता है, 180 हो गया। अब यहाँ पे 4 है, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, या तो 180 आना चाहिए या फिर 180 से कम आना चाहिए। अगर 4 से ही करके देखते हैं तो 4 चौक 16 के 6 हाथ में, 4 चौक 16 और 1 17, 176 आ रहा है। कितना बार में, जब हम रख रहे हैं यहाँ पे 4, 176 आ रहा है, तो 10 में से 4 गया, 6 गया, 4 इधर कैंसिल, बचा क्या 81। अब यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे हम 4 रखें तो यहाँ पे 4 क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे। देखिए अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता तो सीख लीजिए, छोटा छोटा चीज़ ही मिल करके आपको एक प्लस पॉइंट बनता है। तो 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4,
अब 4 1 है, हमको चाहिए ए 481, तो क्या रखें, अगर एक रखें और एक जो चीज़ रखते हैं उसी से गुना भी करते हैं, तो एक का एक हो जाएगा, 8 का 8, 4 का 4, मतलब पूरा ये कैंसिल हो गया, 481 तीनों आया कितना बार में, एक बार में, है ना, तो एक यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका ये 58,081 किसका है, तो 241। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसके बारे में क्या होता है, 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट गिनते हैं, तो 2 डिजिट और 2 डिजिट मतलब 1 और 1 2, तो इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 2.41। अब देखिए हम लोग यूनिट डिजिट से अगर करें तो यहाँ पे देखिए 41 तो सिर्फ एक में दिख रहा है, बस आपको इधर सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर आप दिमाग में यूनिट डिजिट रखते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे बोले 120 का 75%, 120 का 75% निकाल लेते हैं, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90, 90 में 2.4 जोड़ देंगे तो 92.41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अजय और राजीव का वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 और 3 हो जाएगा, तो अजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक अजय है और राजीव है, अजय का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7x अनुपात है तो x मान लेते हैं। अब और जो राजीव है उसका दिया हुआ है 4x। अब बोला 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष दोनों में बढ़ेगा, राजीव बढ़ेगा तो 3 साल के बाद अजय भी तो बढ़ेगा, 3 साल के बाद इनका जो आयु का अनुपात है वो हो जा रहा है 5:3। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 7 तिया 21x प्लस 3 तिया 9, इसको सॉल्व करेंगे इधर तो 4 5 20x प्लस 5 तिया 15, तो इधर x एक साइड करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तो 21x में 20x चला गया तो खाली x बचा, ये 9 उधर जाएगा, 9 प्लस में तो उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, 15 में से 9 चला जाएगा तो 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो पूछा है अजय का वर्तमान आयु क्या होगा, तो अजय का वर्तमान आयु कितना है 7x, तो 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42। अगर पूछा जाता है, अभी पूछा कि वर्तमान आयु, अगर पूछा जाता है कि अजय का 3 साल के बाद आयु क्या होगा, तो 42 में अगर 3 जोड़ देते तो 45, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, जो आप गलत आंसर लाइएगा वो भी दिया, किस तरह से आंसर आ सकता है, किस किस तरह से वो एग्जामिनर को पता रहता है, तो वो इस तरह से सेट करके दिया जाता है। तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िएगा, आपको वहाँ पे इतना समय दिया जाता है कि आप इसको बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आप पूरा बनाएं आपको एकदम पूरा 100% है कि 45 और यहाँ पर आंसर कुछ और आ गया 42, तो यहाँ पे 42 की जगह 45 मारें, बस आप तो सोच रहे हैं कि एक नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस में चला जाएगा नंबर, ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 15 संख्या का औसत 23 है, तो प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए 15 संख्या का औसत दे रखा है 23, अब हर संख्या जितना 15 संख्या में कितना बढ़ रहा है 3 की वृद्धि होगा, अगर टोटल नंबर में 3 का वृद्धि हो जाए तो औसत में भी क्या हो जाएगा 3 का वृद्धि हो जाएगा, तो ये औसत अब नया जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 26। अगर सभी में वृद्धि हो रहा है तो औसत में भी उतना ही वृद्धि होगा, सभी में घट रहा है तो औसत में भी उतना ही घटेगा, तो 26, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। 40%, 20% और 10% 3 क्रमागत छूट का समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। अब देखिए 3 क्रमागत छूट दिया हुआ है, इसका एकल छूट ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका होता है 100 माइनस, कोई भी चीज़ अपने आप में छूट देंगे तो 100%, मेरा सीपी है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रहता है, तो छूट देंगे तो इसी 100 में ही तो देंगे, तो 100 में से घटा देंगे, क्या घटाएंगे, जैसे 100 में हम कितना का छूट दिए, 100 में छूट दिए पहले 40% का, तो बचा कितना 40% दे दिए तो बचा कितना 60%, फिर यहाँ पे 20% का दे दिए तो बचा कितना 80%, फिर यहाँ पे हम 10% का दे दिए तो बचा कितना 90%, ये मेरा बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ 1 2 3 जीरो से इधर 3 जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे हुआ कितना 9 8 72 और ये 6 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 7 6 42 और 1 43, एक जीरो बचा हुआ था तो एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए टोटल तो मेरा सीपी कितना था 100, जिसमें से हम 43.2 का 2 रुपये मेरा क्या, ये जो हम निकले, ये मेरा जो बचा हुआ था वो निकला है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ये जो मेरा 43 है
ये छूट देने के बाद इतना रुपया में हम सामान को दे दी। जैसे मान लेते 100 रुपये सामान था तो 43.2 रुपया में मेरे पास बचा हुआ है, तो छूट कितना के दिए, तो 100 में घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 43.2 में अगर घटाते हैं तो इधर एक जीरो मान लेते हैं 8, तो देखिए यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, और 8 एक ही में दिख रहा है। बस इतना ही सॉल्व करना है आपको। बाकी हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, जैसे 9 में से 3 गया तो 6, ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5, 56.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देख लेते हैं। 45 मिनट पहले कार्यालय पहुंचने के लिए मनोज अपने सामान्य चाल से 7/4 गुना वृद्धि करता है। उसे प्रत्येक दिन कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। अब देखिए उसका जो स्पीड है, पहले देखिए अब क्या था, पहले 4 था, अब कितना कर दिया 7 कर दिया। वृद्धि कितना का किया, तो वृद्धि अगर देखिएगा तो 3 का वृद्धि कर दिया। पहले नीचे वाला उसका ओरिजिनल रहता है, तो 4 था पहले, अब हो गया उसका 7, 3 का वृद्धि किया। अब देखिए जो स्पीड होता है वो टाइम का इन्वर्स होता है। अगर ये 7 का 4 लगा रहा है तो इसका स्पीड अगर 4 है तो समय कितना लगेगा, समय इसका 7 लगेगा। और इसका अगर 7 स्पीड है तो समय कितना लगेगा, 4 लगेगा, है ना। जो स्पीड होता है वो समय का इन्वर्स होता है, बस इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 45 मिनट पहले पहुंचने के लिए, 45 मिनट पहले पहुंचने के लिए उसने क्या किया, स्पीड में 3 का वृद्धि किया, 3 का वृद्धि, और 3 का वृद्धि हुआ, और इधर कितना मिनट का वृद्धि हो गया 45, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया 3 × 5 = 15 का। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइम, रोजाना कितना टाइम लगता था। तो पहले तो वो 4 के स्पीड से चलता था, और 4 के स्पीड से जब चलता था तो 7 का टाइम लगता था। तो पहले मतलब जो कार्यालय पहुंचने के लिए प्रत्येक दिन, हर दिन तो स्पीड नहीं बढ़ाता था, तो प्रत्येक दिन 7 में ही तो पहुंचता था, तो 7 को गुना कर देंगे 15 से, तो 15 × 7 = 105 मिनट। लेकिन यहाँ पे मिनट में नहीं दिया हुआ है, घंटा और मिनट में दिया हुआ है। तो 60 बराबर हो गया 1 घंटा, और 70, 80, 90, 100, बाकी 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बस इसको पढ़ते जाइएगा, सॉल्व हो जाएगा इतना आसानी से। बस आपको इतना याद रखना है, जो स्पीड होता है वो समय का इन्वर्स होता है। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% + 30 और लंबाई में 30% और चौड़ाई में -20% का परिवर्तन किया जाता है। तो आयताकार का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। लंबाई में क्या कर रहा है, जो उसका लेंथ है उसको 30% बढ़ा दे रहा है, और चौड़ाई में घटा दे रहा है कितना 20%। तो अगर देखें इसमें परिवर्तन कितना हुआ तो इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ा कितना 30 पर 30, घटा कितना 20, प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनता है माइनस। 30 को गुना करेंगे 20 और बटा 100। इसका फॉर्मूला होता है x + y बराबर, अगर प्लस है तो बाकी प्लस माइनस आप देख लीजिएगा, है ना। प्लस माइनस मिलकर जो बनता है x × y बटा 100। ये फॉर्मूला होता है जब दो ठो आपको प्लस और माइनस साथ में दिया रहे, परसेंटेज में वृद्धि या फिर कमी रहेगा तो माइनस करेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 30 में से 20 चला गया, बचा कितना 10। और यहाँ पे देखिए जो 6 है, ये 6 मेरा माइनस में बचा हुआ है। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6, तो बचा कितना 4, वो भी क्या चीज़ में प्लस का। अगर माइनस आ रहा है तो कमी हो रहा है, प्लस आ रहा है तो वृद्धि हो रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना हुआ +4% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। x और y, x अनुपात y, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 और 5, मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। तो आपको सॉल्व करना है कि 10x + 3y अनुपात है, बट्टा में लिखेंगे 5x + 2y। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आंसर आपसे पूछा गया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 5 रखेंगे। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो x के जगह में 3 है तो 10 को x के जगह में, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई रहता है, कुछ नहीं रहता साथ में, तो ये तो अपना इतना आपको पता रहना चाहिए। जब 10 को 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर प्लस y के जगह में 5 है, 5 को 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। और नीचे x की जगह में 3 है, 3 को 5 से करेंगे तो 15 प्लस 2, y की जगह में 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 30 और 15 45, और नीचे यहाँ पे 15 और 10 25, इसको काट दीजिए। 5 9 45, 5 25, 9:5। तो 9:5 किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल,
यदि कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज का दर रेट आपको पता करना है। यहाँ पे देखिए, पहले मान लेते कि मेरे पास x रुपया था, अब मेरे पास 2x है, अभी मेरे पास 2x है, तो 2x है मतलब बढ़ा कितना, तो पहले मेरे पास 1x था, अभी 1x और बढ़ गया, तो ये जो मेरा बढ़ गया ये मेरा क्या बढ़ा, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मेरा इंटरेस्ट ही तो बढ़ के हो गया ना। अब यहाँ पे 2x, ये मत, इसको ऐसे मत काउंट कीजिएगा कि 2x और ये 1x 3x, ये 2x अभी मेरा वर्तमान में है, पहले मेरा 1x था, मतलब x मतलब कुछ भी मान लीजिएगा आप, जरूरी नहीं कि x माने, लेकिन मैक्सिमम लोग मैथ में x ही मानते हैं। अभी मेरे पास 2x है, तो 2x है तो ये 1x तो मेरा ही वाला है, प्रिंसिपल है, और बाकी जो 1x बढ़ गया वो मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज है। तो आपसे पूछा है दर, तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो दर निकालने का फॉर्मूला है SI गुना 100 और यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे SI कितना है, x है, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल भी x है, और समय कितना लग रहा है, तो समय मेरा 5 वर्ष लग रहा है। बस ये x से x कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10 और 0 मतलब 20%। मेरा जो रेट है वो कितना है, 20%, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सेम सवाल हो गया कॉपी पेस्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सब जो त्रिभुज वगैरह आ गया, वृत्त वगैरह आ गया, तो इस समय क्या करते हैं, स्किप कर देता है, और यही आपको प्लस पॉइंट करेगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, एक क्वेश्चन से आप आगे पीछे हो सकते हैं रिजल्ट से, तो छोड़ना नहीं है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जो AB AC है, जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जो समद्विबाहु जो दो भुजा, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम AB और C है, AB और AC मतलब ये AB और ये AC दोनों बराबर है, जो कितना है 5 है, 5 है। अब तीसरी भुजा की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये तीसरी भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो C से, ये जो C से एक भुजा AB पर लंब की लंबाई कितनी है, एक CC से एक भुजा इस तरह से बनाते हैं, C से लेकर के एक भुजा बनाएंगे AB पर, तो ये AB का जो लंबाई कितनी है इसका पूछा गया है सवाल आपसे। तो सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है ना। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे H पूछा गया है, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। और S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो पहले S निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे A कितना है 5 है, B कितना है 5 है, और C कितना है 8 है, बटा 2 करेंगे, 5 5 10 2 18, 18 से अगर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। S का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। S के जगह में कितना है 9 रखेंगे, मल्टीप्लाई S में से A चला गया, S कितना है 9 है, 9 में से 5 चला गया, 4 बचा, फिर सेम उसी में यहाँ भी 4 बचेगा, और जो थर्ड है 9 में से 8 चला गया, तो बचा कितना 1। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 का तो 3 बाहर आएगा, और ये 2 4 के लिए 1 4 बाहर आएगा, और 1 का तो 1 ही आएगा, तो 4 तिया 12। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये त्रिभुज का है विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कितना निकल करके आया, 12 निकल करके आया। अब देखिए, अब हमको ये लंब निकालना है, तो लंब बराबर होता है, जैसे देखिए एक त्रिभुज का फॉर्मूला है हाफ गुना बेस गुना ऊंचाई, ये हाइट, ये वही हाइट है जो हमसे पूछा गया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो कि कितना आया 12 आया। अब इसको पुट कर देते हैं, 1/2 गुना बेस कितना, जो कि मेरा 8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 8, H हमसे पूछा गया है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है 12, 2 चौके 8, 4 तिया 12, तो H का वैल्यू कितना आया 3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बस बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। एक किसान के पास 50 भेड़ है और 125 गाय है, 125 गाय है और 200 घोड़े हैं, 200 घोड़े हैं। अब देखते क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वे एक झुंड में केवल एक ही प्रकार के जानवर रखते हैं, मतलब एक झुंड है और एक झुंड में एक ही प्रकार के जानवर रखते हैं।
और किसी भी झुंड में समान संख्या में जानवर नहीं है। यदि ये झुंड यथासंभव बड़ा हो तो उसके पास कितने झुंड है। टोटल नंबर ऑफ झुंड निकालना है जिसमें से सब अलग अलग जानवर है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन में तीनों डाटा दिया हो तो सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो देखिए 50, 125 और 200 का अगर हम HCF निकालते हैं तो 50, 50, 25, 25 आ जाएगा, है ना। इसका HCF कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, मतलब 25 HCF आएगा। अब देखते हैं कि इसमें झुंड कितना बनने वाला है। तो पहला देखिए, पहला कितना है 50, 50 में कितना का झुंड बनेगा, 25, 25 का 2 बनेगा। उसके बाद दूसरा कितना है 125, तो 125 में 50, 50, 100, तो इसको 25, 25, 125, तो यहाँ पे 5 का झुंड बन जाएगा। और यहाँ पे 200, तो ये 8 का झुंड बन जाएगा। पूछा गया आपसे टोटल नंबर ऑफ झुंड, तो इसको प्लस कर देंगे, तो 8 2 10 5 15, टोटल 15 झुंड इसके पास बनने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या का 10% 10 से 10 अधिक है तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन होगा। हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, तो मान लेते x है। तो संख्या का 10% कितना है 10 है, और प्लस 10 है, उससे 10 अधिक है तो 10 और जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ x गुना 1/10, और इधर कितना आ गया 10 10 20, ये 10 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 10, 20 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 200, तो वो कितना है नंबर, वो नंबर 200 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक घन का विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए, घन का जो विकर्ण होता है वो √3a होता है, जो कि दिया हुआ है 10√3, ये √3 से √3 कैंसिल, a बराबर कितना निकल के आया 10 निकल के आया। घन का आयतन होता है 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 6 का 6 हो जाएगा, a की जगह में 10 है, गुना 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इधर, सॉरी, घन का आयतन होता है a क्यूब। क्या होता है घन का आयतन a क्यूब, ये फॉर्मूला नहीं होता, a क्यूब होता है, जो कि a के जगह में मेरा कितना आया 10 आया है, तो 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000। 1000 क्या है तो सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप मारेंगे एकदम पूरा स्पीड में बनाइएगा, मारिएगा ऑप्शन नंबर 1, एग्जामिनर करेगा ऐसे। 1000 यहाँ पे देखिए, यूनिट देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और तो आपको भी आंसर भी जो आपको बताना है वो सेंटीमीटर में बताना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1000 आपको जो निकल करके आया है वो 1000 क्या चीज़ में निकल करके आया, 1000 सेंटीमीटर में निकल करके आया, लेकिन आपको पूछा गया है मीटर में, है ना। तो 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको 1 मीटर बराबर पता है 1000, है ना। तो 0001 है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। ये आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बस यूनिट डिजिट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये सब थोड़ा चीज़ आपको चेंज करना है, नहीं तो आप बनाते हैं, आपको आता भी है, आप नंबर उठा भी नहीं पाएंगे, तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 2 घनों का आयतन का अनुपात 1:7 है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए घन का आयतन होता है, घन का आयतन 6a स्क्वायर, घन का आयतन है 4a स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर। ये 1 है और दूसरा भी हो जाएगा वही कि 2 ठो घन है, जो कि मेरा दे के रखा 1:27। अब देखिए ये 4 ये जो है 6 है ना, 4 ये 6 थोड़ा कन्फ्यूजन है, चलिए ये तो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे बचा क्या a1 और a2, दोनों a है, तो a1 a2 मान लेते हैं। स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो a1 और a2 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे √1:27, तो 1 का क्यूब, सॉरी a क्यूब होता है ना, 4a क्यूब, तो क्यूब इधर से हटेगा तो अंडर क्यूब हो जाएगा, तो 1 का तो 1 होगा और 27 का 3 हो जाएगा। आपसे पूछा गया पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो 1:3। अब ध्यान रखिएगा 1:3 इसमें कभी कभी किसी में है ना 3:1, इस तरह से भी ऑप्शन आता है, तो आप थोड़ा उसमें आराम से
टिक कीजिएगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल देख लेते हैं। 150 मीटर और 200 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरियों पे क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? दो ट्रेन, देखिए ट्रेन बराबर होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसमें से आपको इतना याद रखना कि जब दो ट्रेन हो तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा जुड़ता है। डिस्टेंस अगर दो ट्रेन है, चाहे ट्रेन कोई भी दिशा में जा रहा है, उसका डिस्टेंस को हमेशा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन स्पीड एक बार जुड़ता है और घटता भी है। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 कब? जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब जाता है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। लेकिन स्पीड घटेगा कब? जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, और ये तो दोनों में जुटेगा, चाहे एक दिशा में जाए या फिर अलग दिशा में जाए। यहाँ पे बोल रहा है कहाँ पे? तो एक दूसरे के विपरीत समांतर पटरियों पे यात्रा कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, इतना इतना समांतर पटरी पे यात्रा कर रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे की ओर मतलब एक इधर आ रहा है, एक दूसरे की ओर मतलब ऐसे आ रहा है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि विपरीत कहीं ना लिखा रहे, तो एक दूसरे की ओर मतलब क्या? एक दूसरे के और आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पहले तो जोड़ देंगे, 200 और 150 को जोड़ेंगे तो 200, 300, 350। डिस्टेंस कितना हो गया? 350। स्पीड क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 7, 5, 12। अब यहाँ पे स्पीड देखिए किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। पूछा गया है समय, तो समय निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 7 21, 7 5 35, ये 0, 5 दे 50। तो समय कितना लगेगा? 10 सेकेंड लगने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ये आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।